देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो हम लोग ऑलरेडी रिफ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। रिफ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस किए थे और आपको बताया था रिफ्रैक्शंस थ्रू अ ग्लास स्लैब्स। रिफ्रैक्शंस थ्रू अ ग्लास स्लैब अगर याद करोगे, या इवन आप रिफ्रैक्शंस थ्रू द स्फेरिकल लेंस या रिफ्रैक्शंस थ्रू अ प्रिज्म, इतना पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी हम वहां डिस्कस कर रहे थे तो वहां एक रूल था। रूल क्या था कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इन करता है तो वो अपने पाथ से बेंड करता है। और किस तरह से बेंड करता है, तो अगर वो रेयर से डेंसर जाता है तो दे बेंड टुवर्ड अ नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिए कि मेरे पास यहाँ पे दो मीडियम है, ये एक मीडियम है ऊपर, मान लीजिए एयर है, और ये मान लीजिए कि ग्लास है, या आप एयर ग्लास मत मानिए, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो लाइट अगर इस तरीके से आता है यहाँ पे, तो अगर मीडियम सेम रहता है तब तो वो अपने ओरिजिनल पाथ को, सेम पाथ को फॉलो करता है, ये आगे निकल जाता है। लेकिन चूंकि अब मीडियम चेंज हो गया और रेयर से डेंसर जा रहा है, तो ये जो लाइट है वो अपना ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगा और ये मुड़ जाएगा। अब किधर मुड़ेगा, बेंड करेगा तो ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। अगर इस लाइट को इस तरफ लाते हैं, आप इसको ऐसे मानिए, ये ए और ये बी, तो लाइट अगर बी के करीब जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है। और अगर लाइट ए के तरफ आए तो टुवर्ड नॉर्मल। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर लाइट रेयर से डेंसर जाता है तो बेंड करता है टुवर्ड नॉर्मल, तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है ना, ये हल्का इस तरीके से मुड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो एंगल होता है, जितना एंगल वो बेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि इस मीडियम का और इस मीडियम का डेंसिटी क्या है। जिस तरीके से इसका अगर डेंसिटी, इस मीडियम का जो नीचे वाला मीडियम है उसका डेंसिटी अगर ज्यादा हो तो जो लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ से ज्यादा एंगल से डेविएट होगा। और अगर डेंसिटी में थोड़ा बहुत का अंतर है तो वो थोड़ा बहुत ही बेंड करेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमको समझना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के बारे में ये आप पढ़ चुके हैं कि रेयर से जब डेंसर लाइट जाता है तो दे बेंड टुवर्ड अ नॉर्मल। अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस का मतलब है, हम लोग ऐसे तो अभी तक पढ़े कि एयर को एक सिंगल मीडियम मान लिया और उसमें हम लोग लेके चलते कि एयर में जब लाइट पास करता है तो एक स्ट्रेट लाइट पास करता है। लेकिन अगर आप एयर को थोड़ा सा अपने दिमाग में थोड़ा जोर डालिए और थोड़ा ध्यान से सोचिए, तो क्या एयर का जो डेंसिटी है, या आप अपने एटमॉस्फेयर की डेंसिटी की बात करें, तो क्या सभी जगह सेम है? तो हम कहते हैं कि नहीं। अच्छा, उससे पहले आप ये सोचिए कि अगर एक भारी, एक हैवियर चीज हो और एक लाइटर चीज हो। लाइटर कहने का मतलब कि अगर वो हल्का है तो इसका मतलब उसका डेंसिटी कम है, और अगर भारी है इसका मतलब उसका डेंसिटी ज्यादा है। वाटर के अंदर में एक हैवियर और एक लाइटर ऑब्जेक्ट को डाल दो, या दो लिक्विड ले लो, दोनों का डेंसिटी अलग अलग रखो और दोनों को मिला दो। ऊपर में कौन रहेगा? जिसका डेंसिटी कम है, मतलब जो लाइटर है, और नीचे में वो रहेगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब आप एग्जांपल पे और आइए, देखते हो कि कभी भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं, इवन अगर हम वाटर को गर्म करते हैं तो वाटर जो होता है वेपर बनता है। वेपर जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि वेपर गर्म होता है। इन कंपेयर ऑफ कोल्ड वाटर उसकी डेंसिटी कम होती है, मतलब कि कोल्ड वाटर के कंपेयर में वो हल्का होता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है ना। उसी तरीके से अगर आप किसी चीज को जलाएंगे तो किसी चीज को जलाने पे जो धुआं निकलता है, धुआं जो होता है वो गर्म होता है, गर्म होने से उसकी डेंसिटी कम होती है और वो ऊपर की तरफ जाता है। तो कुल मिला के जिसकी डेंसिटी कम होगी, जिन गैसेस डेंसिटी कम होगी, वो कहां जाएगा?
ऊपर और जो हैवियर होगा वो कहाँ रहेगा, नीचे। तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी क्या है कि जो हैवियर गैसेस होते हैं वो नीचे रहते हैं, उससे हल्का उससे ऊपर, उससे हल्का उससे ऊपर, उससे हल्का उससे ऊपर, उससे हल्का उससे ऊपर। और इस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट लेयर से बना हुआ है, और डिफरेंट लेयर में डिफरेंट डेंसिटी के गैसेस होते हैं। अब ये अगर लेयर की बात की तो लेयर जो है वो एकदम अचानक से चेंज नहीं हो जाता, वो कंटिन्यूअसली धीरे 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 करके चेंज होता है। अगर आप मान लीजिए इस तरीके से आप एक लेयर लीजिए और यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट लीजिए, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके। तो अगर आप इस छोटे से पॉइंट की बात कीजिए, ए लाइटर है, उससे हैवियर बी, उससे हैवियर सी, उससे हैवियर डी। ऐसा नहीं कि ए और बी का डेंसिटी सेम है, नहीं। अगर ए ऊपर है तो ए का डेंसिटी कम है, बी का डेंसिटी ज्यादा है। बी और सी में बी का डेंसिटी कम, सी का ज्यादा, सी और डी में इसका कम ज्यादा, फिर ऐसे करते चलिए। तो मतलब कि अगर अब इसके बीच में भी अब बहुत सारा अगर पॉइंट लीजिएगा तो हर पॉइंट में डेंसिटी अलग अलग होगा, ठीक है। अब ये सब बताने का मतलब क्या हुआ? ये सब बताने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एटमॉस्फेयर में, अगर हम लोग खुली रात, एक रात है, डार्क नाइट में आप छत के ऊपर जाइए और छत के ऊपर जाकर के आप आसमान के तरफ अपने एटमॉस्फेयर को या आसमान को निहारिए। रात में क्या नजर आता है? तारा नजर आता है। तो इसका मतलब कि वो स्टार अगर हमको नजर आ रहा है, हम उसको देख पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग ऑलरेडी उसका फिनोमिना पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्टार से जो लाइट निकलता है वो इसी एटमॉस्फेयर से होकर पास करता है और फाइनली उसका जो लाइट है हमारे आंखों के अंदर इन करता है और फिर उसका इमेज रेटिना पर बनता है, तो हम उसको देखते हैं। ये सब प्रोसेस आप जानते हैं। तो बात आती है कि स्टार से जो लाइट निकल करके एटमॉस्फेयर से पास करते हुए हमारे आंखों के अंदर जो इन करता है, क्या वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है? तो फिर हम बोले कि अभी ना समझाएं कि हमारा एटमॉस्फेयर तो एक जैसा तो है नहीं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से बना हुआ और सबका क्या है, अलग अलग डेंसिटी है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जब लाइट स्टार से निकल के एटमॉस्फेयर में इन करता है तो वहां उसको डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी की गैसेस मिलती है, जिसके कारण वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं कर पाता। उसका जो पाथ होता है वो एक कर्व की तरह होता है, और कर्व से होने का मतलब भी इसलिए होता है क्योंकि अगर आप देखिए तो ये जैसे है ना ये लेयर, अब इस लेयर को आप थोड़ा सा और क्लोज ऐसे कीजिए, ऐसे बहुत सारा लेयर लिया। अब यहां से आएगा, हल्का यहां से मुड़ा, फिर हल्का मुड़ा, फिर हल्का मुड़ा, फिर हल्का मुड़ा, फिर हल्का मुड़ा, फिर ऐसे। तो कुल मिला के ये पाथ देखिएगा स्ट्रेट नहीं होकर के एक कर्व के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम ज्यादा क्लोज लाइन नहीं लेते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारा एटमॉस्फेयर का डिफरेंट लेयर है, ठीक है। और यहां पे हमारा क्या है, अर्थ। लेट्स ये हमारा अर्थ, यहां पे एक स्टार है। अब इससे लाइट निकल रहा है, तो सबसे पहले तो ये स्ट्रेट जाएगा। अगर अब यहां भी मीडियम सेम रहता, डेंसिटी मतलब मीडियम सेम रहता, मतलब कि गैसेस की जो डेंसिटी है सेम रहता, तब तो ये अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करता, ये ऐसे आगे बढ़ता। लेकिन चूंकि ऊपर के लेयर में जो गैसेस है उसकी डेंसिटी कम है इन कंपेयर ऑफ दिस लेयर। मान लीजिए लेयर ए बी सी डी, ए और बी की बात करें तो ए का डेंसिटी कम है, बी का डेंसिटी ज्यादा है।
मतलब ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर है, तो लाइट जो है अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगा, तो अब बेंड करेगा। तो बेंड करेगा तो इधर करेगा कि इधर करेगा, तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब लाइट रेयर से डेंसर में आता है, तो इन दोनों में कंपेयर करें कि ये रेयर और ये डेंसर, तो लाइट जो है बेंड करेगा टुवर्ड नॉर्मल, ये नॉर्मल के हल्का करीब आएगा ऐसे, ठीक है ना, पढ़े हैं मतलब इतना। अब ये भी नहीं कि ये इतना बड़ा एंगल पे केस होगा, हो सकता है थोड़ा सा कम। दूसरी बात है कि फिर अब यहाँ पर फिर मीडियम चेंज हो रहा है। अब अगर हम B और C को कंपेयर करें तो फिर B जो है वो रेयर है और C जो है वो डेंसर है, तो फिर लाइट इन कर रहा है रेयर से डेंसर, तो फिर ये जो लाइट है बेंड करेगा टुवर्ड नॉर्मल। पहले यहाँ से नॉर्मल खींच लेते हैं ऐसे, अब अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तब तो ये स्ट्रेट जाता, ये कुछ बेंड करेगा। फिर क्या करते हैं यहाँ पे नॉर्मल की, अगर स्ट्रेट जाता अगर ये तो आप ये पाथ को अब देखिए, इस पूरे पाथ को कि स्टार से जो लाइट निकल के यहाँ पे मान लीजिए कि आप खड़े हैं और यहाँ पे आपकी आंखें ऐसे लिख सके, और ये आपकी आंखों में इस स्टार का लाइट इन कर रहा है, तो ये जो पाथ फॉलो कर रहा है स्टार का लाइट, खासकर हमारे एटमॉस्फेयर में, वो स्ट्रेट है कि कर्व के फॉर्म में? कर्व के फॉर्म में। क्या हम किसी भी चीज को एक कर्व के फॉर्म में देख सकते हैं? हम लोग बोलते नहीं, हम लोग जब भी किसी चीज को देखेंगे तो एक स्ट्रेट देखेंगे। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे तो ऐसे हम लेयर बनाते हैं, लेकिन आप पता है ना कि ये जो लेयर होता है काफी क्लोज होता है, एकदम क्लोज। अब यहीं पे मान लो कि इसमें भी बहुत सारा लेयर ऐसे होता है, तो इसलिए क्या होता है एकदम शार्प कर्व ऐसे होता है। तो हम लोग जो फाइनल रे यहाँ पे जो रे है, अब यहीं से क्या करें, हम यहाँ से स्ट्रेट देखेंगे, स्ट्रेट देखेंगे तो कैसे स्ट्रेट देखेंगे, तो देखिए हम इसको स्ट्रेट करते हैं ऐसे, ये ऐसे आया, अब यहीं से हम स्ट्रेट ऐसे देखेंगे। फाइनल रे को हम पीछे की तरफ ले हैं। अब स्टार आपका है यहाँ पे, लेकिन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये सब क्यों हो रहा है? तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के कारण क्या होता है कि एक्चुअल पोजीशन पे स्टार जो होता है वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई नहीं देता है, वो अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर नजर आता है। इसको हम कहते हैं कि ये स्टार का जो है एक्चुअल पोजीशन है और ये इसका एपरेंट पोजीशन है। स्टार का जो एपरेंट पोजीशन होता है वो एक्चुअल पोजीशन से स्लाइटली ऊपर होता है, और वो सब क्यों होता है? तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है? तो आप इजी भाषा में आप सबको समझा सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट गैसेस से बना हुआ है, और सारे गैसेस की डेंसिटी सेम नहीं है। जितने भी हैवियर गैसेस है वो अर्थ सरफेस के क्लोज पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि ऑक्सीजन एक हैवियर गैसेस है, इसीलिए अर्थ सरफेस के क्लोज पाया जाता है। आप ज्यादा हाइट पे जाइएगा तो आपको नजर नहीं आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक लाइटर गैस है, आप देखे होंगे ना कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका रूम देखे होंगे, रूम में वेंटिलेटर लगा हुआ रहता है, और वेंटिलेटर को हमेशा रूम के सबसे टॉप पे लगाया जाता है। कभी आप सोचें कि टॉप पे क्यों? जब एक रूम के अंदर बड़ा सा खिड़की लगा हुआ है तो फिर टॉप पे वेंटिलेटर लगाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत बताइए? कुछ जरूरत है? जब बड़ा सा दरवाजा आपके रूम में है, बड़ा सा खिड़की है, फिर भी टॉप में एक वेंटिलेटर लगाते हैं, और वो भी सीलिंग में एकदम टच करता है, तो वो बेसिकली उन गैसेस के लिए लगाया जाता है जो काफी लाइटर होते हैं। और ये सब जो लाइटर गैसेस होते हैं इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्म गैसेस। ये ग्लोबल वार्मिंग का मेन कैसे जो कॉज है
इन्हीं सब गैसेस से कार्बन होता है, ये वार्म गैसेस होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एग्जांपल है। तो ये क्या होता है कि अभी आप इस रूम के अंदर बैठे हुए हैं और आप कंटिन्यूअसली ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट कर रहे हैं। तो ब्रेथ आउट जब करते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक हल्का गैस है, वो सीधे ऊपर चला जा रहा है, और ऊपर चला जा रहा है तो मान लीजिए कि ये आपका रूम है ऐसे, बस तक यहाँ पे एक दरवाजा लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सीधा ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने के बाद अब ऊपर जब चला गया तो अब यहाँ से कैसे निकलेगा, ये तो सब जाके यहाँ पे कलेक्ट हो गया ना। तब यहाँ से तभी बाहर निकले जब यहाँ पे एक वेंटिलेटर आता है। तो हमेशा जो लाइटर गैसेस होता है ऊपर का पोजीशन लेता है, हमारा एटमॉस्फेयर में भी ऐसा ही होता है। तो जितने भी लाइटर गैसेस हैं ऊपर होते हैं और हैवियर नीचे, जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर में बढ़ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। तो जब लाइट इंटर करता है एटमॉस्फेयर में तो कंटिन्यूअस उसका रिफ्रैक्शंस होता है, क्योंकि लाइट डिफरेंट मीडियम से पास कर रहा है। क्योंकि डिफरेंट मीडियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि है एयर है मतलब गैसेस है, लेकिन सारे गैसेस का डेंसिटी अलग है। तो कंटिन्यूअसली बेंड करते जाता है टुवर्ड नॉर्मल बिकॉज पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, फिर रेयर टू डेंसर, फिर रेयर टू डेंसर, फिर रेयर। और जब हम उसको पीछे ले जाते हैं तो उसका जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है लाइक स्टार, उसका जो अपरेंट पोजीशन होता है एक्चुअल पोजीशन से ऊपर चला जाता है। और इस चीज को तो आप रिफ्रैक्शंस थ्रू वाटर के थ्रू भी आप देखिएगा। तो एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के अंदर एक कॉइन डाल दीजिए, तो उस कॉइन का भी जो अपरेंट पोजीशन होता है एक्चुअल पोजीशन से ऊपर होता है। स्विमिंग पूल का जो सरफेस होता है वो आपको ऊपर नजर आता है। इवन अगर आप ग्लास है, ग्लास में पानी भर दीजिए और फिर ऊपर से देखिए तो ग्लास का जो सरफेस है ऊपर चला आता है ना। तो ये सब तो हुआ रिफ्रैक्शन थ्रू द वाटर। जस्ट लाइक रिफ्रैक्शन थ्रू द वाटर, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास, रिफ्रैक्शंस इन एटमॉस्फेयर कैन आल्सो बी हैपन। तो रिफ्रैक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में भी होता है और उसके कारण ये जो स्टार है अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर नजर आता है। यहाँ पर थोड़ा सा और समझते हैं। अब एक समझते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार समझने से पहले ट्विंकलिंग होता क्या सिर्फ स्टार भी ट्विंकल करता है? ट्विंकलिंग मतलब होता है टिमटिमाना। रातों में जब आप छत पे जाइएगा और बहुत सारे तारा को देखिएगा तो काफी ब्राइट नजर आता है, वो सब टिमटिमाता नहीं है। उसमें से कुछ तो ब्राइटर जो स्टार आपको नजर आते हैं वो एक्चुअली में स्टार नहीं प्लैनेट होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि रात में जब हम स्टार को देखते हैं और देखते हैं तो फिर क्या होता है कि कुछ स्टार, कुछ क्या बहुत सारे स्टार ऐसे होते हैं जो हमको दिखाई देता है फिर नहीं देता, फिर दिखाई देता फिर नहीं देता। एक सीरीज बल्ब की तरह जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, जलता है, एक कंटिन्यू होते रहता है। अब आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर स्टार क्यों ट्विंकल करता है? जबकि उसी आसमान में दिन के टाइम हम सन को देखते हैं तो सन तो ट्विंकल नहीं करता, वो कंटिन्यू हमको दिखाई देते रहता है ना। अब हम उस पे जाते हैं, उससे पहले हम आपको एक डेली लाइफ का एक कॉमन सा एग्जांपल देते हैं। आप कभी भी एक सुई को देखो, सुई होता है ना, सुई का जो होल होता है, आप होल को देखिएगा, बहुत पतली सी सुई जो रहती है एकदम छोटा सा, उसका होल को आप देखिएगा तो आपको थोड़ा समय के लिए होल नजर आएगा और फिर थोड़ा देर बाद नजर नहीं आएगा। थोड़ा सा अगर आपकी नजरें थोड़ी सी हिलते रहे या सुई अगर हिलते रहे, जब तक वो शांत नहीं रहेगा तब तक वो आपको नजर नहीं आएगा। कभी गौर किया? वो लगता है कि दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, वो दिखाई नहीं देता जब तक कि आप उसको गौर से नहीं देखें। उसको हटाइए, आप एक बहुत से छोटे से चीज को अपने सरफेस में गिरा दीजिए और फिर ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए। लेट्स एक बहुत छोटा सा मान सकते हैं कि सैंड के पार्टिकल का कोई ऑब्जेक्ट आपके सरफेस पे गिरा हुआ है, आप उसको गौर से देखें। गौर से देखिएगा तो दिखाई, बहुत ध्यान से देखिएगा तो कुछ समय के बाद वो दिखाई देगा, तुरंत नहीं दिखाई देगा, कुछ समय के बाद वो दिखाई देगा।
दिखाई दिया, और अब तब तक वो दिखाई देता रहेगा जब तक कि आप उसको एकदम शांत नजर से, एकदम एकांत एकांत शांत एकदम स्थिर करके अपने ब्रेन को और वहीं पर देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा कोई बोल दिया, आपका दिमाग वहां से हटा, फिर आप उसको देखिए तो आप फिर उसको दिखाई आपको नहीं देता है, फिर आपको उसको गौर से देखना पड़ता है, या आप अपनी नजरों को हिलाते रहिएगा तो भी वो नहीं दिखाई देगा, है ना। बॉटल तो आपको कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, बॉटल कभी ऐसा होता है कि दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, और छोटा सा ऑब्जेक्ट रहता है ना, उसके साथ ये सब चीजें होती है कि दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। फिर जब हम बोलते हैं देखो ना गौर से देखो दिखाई देगा, तो फिर वो दिखाई देने लगता है। ये सब के पीछे रीजन होता है सोर्स ऑफ लाइट, या सोर्स ऑफ लाइट कहिए, या पॉइंट ऑफ सोर्स। पॉइंट ऑफ सोर्स मतलब कि जहां से लाइट निकल रहा है वो सोर्स का साइज क्या है। अब इसका मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कब देखते हैं, जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है और निकलने के बाद हमारी आंखों के अंदर इन करता है। जब तक वो अपने किसी ऑब्जेक्ट से निकलकर लाइट हमारे आंखों में इन नहीं करेगा तब तक हम किसी चीज को नहीं देख सकते। तो देखने के पीछे प्रोसेस ये होता है कि हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है, और लाइट निकल करके हमारी आंखों के अंदर इन करता है और फिर हम उसको देखते हैं। ठीक है, हम अभी फिलहाल स्टार पर ट्विंकल कैसे करता है वो बात करते हैं। पहले हम इन सभी चीजों को समझते हैं, छोटी छोटी चीज जो हम अपने घर के अंदर देखते हैं। तो मान लिए कि ये एक बोले ना जैसे कि एक सरफेस एक सैंड पार्टिकल, ठीक है, सैंड पार्टिकल एकदम छोटा सा यहां, ठीक है, एकदम छोटा सा है। अब यहां पे अपनी आंखों को आप एकदम स्थिर रखिए, देखें, अब यहां से एक लाइट निकल रहा है, अब आपको ये दिखाई दे रहा है ना। थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान हट गया और आपकी आंख जो है इस लाइन, ये जो लाइन दिखाई दे रहा था ना, इस लाइन से थोड़ा सा इधर उधर हो गया, क्योंकि अब यहां से सीधे मान लीजिए ये आपका बीच वाला पॉइंट है जहां से लाइट अंदर इन करता है, और एक ही लाइट है जो आपकी आंखों के अंदर इन करेगा और इमेज का फॉर्मेशन करेगा। अब थोड़ा सा भी अब आपका नजर इस लाइन से इधर उधर हुआ, मान लें कि अगर हम थोड़ा देर के लिए आप सोचिए कि आपका आंख यहां चला गया, तो फिर आप यहां चला गया ना, तो फिर ये लाइट जो है आपकी आंख के अंदर इन नहीं कर रहा, तो थोड़ा देर के बाद क्या होगा कि फिर हम आप अपने आंखों को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करें तो हो सकता है कि फिर तब लाइट इस तरीके से जाए, लेकिन जब तक आप एडजस्ट नहीं करते अपनी आंखों को तब तक वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये लाइट अभी फिलहाल ऐसे जा रहा है ना। फिर अपनी आंखों को हिला दीजिएगा, फिर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां से जो लाइट निकल रहा है उसका जो पॉइंट ऑफ सोर्स है काफी छोटा है। अब उसके कंपेयर में बात करते हैं, ये तो हुआ कि अब जब ये लाइट निकलेगा और आपकी आंखों के अंदर इन करेगा दिखाई देगा, जब नहीं इन करेगा तो उस समय दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब जब ये लाइट निकल के आपकी आंखों के अंदर इन करेगा तो ब्राइटर, और जब इन नहीं करेगा तो फेंटर, फिर जब इन करेगा तो ब्राइटर, फिर फेंटर, फिर ब्राइटर, फिर फेंटर। अब इसी वजह से आप क्या कीजिए कि एक बड़ा सा इतना बड़ा बॉटल है या कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसका जो पॉइंट ऑफ सोर्स है, पहले क्या निकल रहा था, पॉइंट ऑफ सोर्स काफी छोटा था, उससे सिर्फ एक लाइट निकल रहा था। अब पॉइंट ऑफ सोर्स आपका काफी ज्यादा हो गया, तो अब यहां से जो लाइट निकलेगा देखिए इतना, ठीक। अब आपका आंख मानिए यहां पे, चलिए यहां पे आंख है, ये आपको ऑब्जेक्ट का कुछ लाइट आपके आंखों के अंदर इन कर रहा है, ऑब्जेक्ट दिखाई देगा ना। थोड़ा सा आप हिले, हिलने के बाद आप मान लीजिए कि यहां चले, तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ सोर्स जो है बहुत ज्यादा है,
फिर भी लाइट कुछ आपकी आंखों के अंदर इन कर रहा है, फिर भी ये दिखाई, आप थोड़ा सा और इधर आ गए, फिर भी वो दिखाई देगा। तो अगर एक बड़ा ऑब्जेक्ट हो, बड़ा ऑब्जेक्ट का मतलब कि वहां पर पॉइंट ऑफ सोर्स का साइज बड़ा हो, तो अगर थोड़ा बहुत ये आपकी आंख हिलता है, उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाइट आपकी आंखों के अंदर इंटर कर ही जाता है, और कुल मिलाकर के जो टोटल फ्लक्चुएशन होता है वो एवरेज 0 हो जाता है, और वो आपको ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली दिखाई देते रहता है। थोड़ा बहुत दिमाग में आपका गया हो कि हम क्या बोलना चाहते हैं, कि ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ सोर्स जितना कम होगा उतना फ्लक्चुएशंस का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसको आपको लाइन में मिला कर दूंगा। जैसे आप मान के चले ना कि एक बास्केट है और बहुत छोटा सा होल है, अब यहां से एक बॉल को आपको इसमें फेंकना है, इसमें जाएगा, इसके चांसेस कम है ना। अगर इसका साइज काफी बड़ा कर दिए तो फिर तो कहीं से फेंकिए बॉल उसके अंदर चला ही जाएगा। सेम लाइट के साथ भी ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की, स्टार आखिर ट्विंकल क्यों करता है। तो मान लीजिए कि आपका जो ये स्टार है आपसे पहली बात तो काफी दूर है, काफी दूर मतलब कि आप उसको किलोमीटर में नहीं बता सकते, उसके लिए लाइट ईयर का यूज करते हैं। कि स्टार जो है हमसे कई लाइट ईयर दूर है। लाइट ईयर आपको पता होगा, पढ़े भी होंगे कि लाइट एक ईयर में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी डिस्टेंस को हम लाइट ईयर कहते हैं, और प्लैनेट से मतलब अर्थ से स्टार का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लाइट ईयर से ही निकालते हैं। तो अब यहां से जो लाइट स्टार से जो लाइट है वो निकलता है, एटमॉस्फेयर में आता है, और फिर एटमॉस्फेयर से हमारी आंखों के अंदर आता है। सब कुछ ठीक था, हम अपनी आंखों को एकदम शांत रखेंगे, क्योंकि वहां पे क्या करते हैं पहला केस में कि वो ऑब्जेक्ट तो हिल नहीं रहा है, हम अपनी आंखों को हिला रहे हैं। यहां पे हम अपने आंख को शांत रखेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक। उसके बाद क्या ये हमको कंटिन्यू नजर आएगा, तो कहते हाँ कंटिन्यू नजर आ सकता है, शर्त यह है कि जो वो पाथ को फॉलो कर रहा है वो चेंज ना करे, है ना। मतलब कि यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे हमारी आंख है, लाइट निकल रहा है, एक सीधा लाइट ऐसे आ जाए तो हम कंटिन्यू इसको देख सकते हैं, है ना, अपनी आंखों को एकदम सामने रखे हुए। लेकिन अगर ये थोड़ा सा अपना पाथ को चेंज कर दिया, मतलब इसके जगह पे थोड़ा सा इधर आ जाए या इधर आ जाए, तो फिर हमको अपनी आंख को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर नीचे आ रहा है तो फिर यहाँ लाना पड़ेगा, ऊपर जा रहा है तो यहाँ लाना पड़ेगा, और जब तक हम एडजस्ट करेंगे उतना टाइम तक फिर वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं देगा। या आप देखे होंगे, आप घर पे जाइए ना, देखिएगा कि जब एक सुई का जो होल होता है ना, जब तक अपने आप को कंटिन्यू मतलब थोड़ा एडजस्ट नहीं कर लो तब तक वो होल नजर नहीं आता। एक बार एडजस्ट कर लो फिर वो दिखाई देना शुरू हो जाता है, और तब तक दिखाई देता है जब तक कि आप उस पर फोकस की रहो। थोड़ा सा नजर हटेगा फिर दिखाई नहीं देगा। तो ये अगर अपने पाथ उसका पाथ चेंज नहीं करेंगे तब एक समान रहे तब तो ठीक है, और नहीं तो अगर ये फ्लक्चुएट करता है तो फिर दिक्कत होगा। तो फिर क्या बात आती है कि स्टार से जो लाइट निकल के हमारी आंखों के अंदर इन कर रहा है, क्या वो एक फिक्स पाथ है, क्या वो फिक्स है, मतलब कि वो कांस्टेंट है? कहते हैं नहीं, वो स्टेशनरी नहीं होता। स्टेशनरी मतलब स्थिर नहीं होता। फिर बात आती है स्थिर क्यों नहीं होता, तो कहते हैं कि जो हमारा ये एटमॉस्फेयर बना हुआ ये गैसेस से बना हुआ, और जो गैसेस से बना हुआ तो जो गैसेस है वो खुद में स्टेशनरी नहीं है। आप तो जानते ही हो कि किसी चीज को मान लो कि कोई गैस गर्म हुआ तो गर्म होने के बाद कहां जाए, ऊपर। ऊपर जो गैस जाता है और ठंडा हो जाता तो फिर कहां आता, नीचे। तो ये गैसेस तो जो है कंटिन्यूअसली क्या होता है, मूव करते रहता है।
गर्म ऊपर जाता है, ठंडा नीचे आता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो लेयर बना हुआ है ये स्टेशनरी नहीं होता, ये चेंज करता रहता है। और जब ये चेंज करेगा तो उसका असर इसके रिफ्रैक्शंस पर पड़ेगा, जिसके कारण क्या होता है कि ये एक फिक्स पाथ को फॉलो नहीं कर पाता। पहला चीज। दूसरा कि आप जानते हैं कि अगर आप अपने अर्थ के टेम्परेचर को देखो तो अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है फिक्स नहीं होता है। रात की बात हो गई, सुबह हुआ, सन निकला, सन क्या रहा है, इस सरफेस से पड़ा है ना, फिर सरफेस क्या हुआ, गर्म हुआ, गर्म होने के बाद इसके नियर का हवा गर्म हुआ, फिर इस तरह से करते करते पूरा लेयर फिर चेंज किया। रात के टाइम हुआ, ये अर्थ ठंडा हो गया, ठंडा होने से क्या होता है कि इसके कांटेक्ट का जो एयर होता है वो ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होता है तो नीचे आता है ना। तो फिर क्या होता है कि ठंडा गरम, इसके अंदर का जो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस है उसका टेम्परेचर चेंज करने के कारण वो ठंडा गरम होते रहता है, कोल्ड एंड हीट होते रहता है, जिससे उनका जो डेंसिटी है वो चेंज करते रहता है। तीसरा कारण है कि हवा चलता है, जब हवा चलता है, आंधी चलता है, तूफान चलता है, तो उससे भी गैसेस जो होते हैं वो मूव करते हैं, उससे भी ये जो लेयर है वो फ्लक्चुएट करता है। तो ये जो गैसेस बने हुए तो ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ड्यू टू द मूविंग ऑफ एयर एंड वेरियस और बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण ये स्टेशनरी नहीं रह पाता, ये फ्लक्चुएट करते रहता है। ये लेयर जब फ्लक्चुएट करता है तो ये जो स्टार से निकल के जो लाइट हमारी आंखों के अंदर इन कर रहा उसका पाथ भी फ्लक्चुएट करता है। चूंकि ये जो स्टार है हमसे काफी दूर है, कई किलोमीटर नहीं, कई लाइट ईयर दूर, तो इसीलिए इसका जो पॉइंट ऑफ सोर्स होता है वो काफी छोटा होता है। पॉइंट ऑफ सोर्स काफी छोटा होने के कारण ये जैसे इसका पाथ थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। जब वो दिखाई देना बंद होगा मतलब कि उस समय वो फेंटर मतलब धुंधला, फिर हम अपनी आंखों को एडजस्ट करते हैं, उस लाइट के पाथ में लाते हैं, तो फिर वो हमको दिखाई देने लगता है, तो उस समय वो डार्क नजर आता है, ब्राइट नजर आने लगता है। फिर उसका पाथ जो ये लेयर है फिर फ्लक्चुएट किया, फिर चेंज हुआ, चेंज होने का बहुत सारे रीजन हो सकता है, फिर उसका पाथ चेंज हो गया, जैसे पाथ चेंज हुआ तो फिर उससे जो लाइट आ रहा था हमारी आंखों के अंदर इन नहीं किया, तो जब इन नहीं किया तो फिर वो क्या होगा, फेंटर, फिर हम अपनी आंखों को एडजस्ट करेंगे, फिर देखेंगे, फिर ब्राइटर, और ये चीज सिलसिला जो होता है कंटिन्यू चलते रहता है। समझ में आया? तो स्टार जो ट्विंकलिंग करता है इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि उसका पॉइंट ऑफ सोर्स काफी छोटा है, डिस्टेंस काफी बड़ा है, और बीच का जो एयर है, जो लेयर कहते हैं, ये स्टेशनरी नहीं है, ये चेंज होते रहता है। इन सभी कारणों से क्या होता है कि उससे जो लाइट निकलता है वो कंटिन्यूअसली हमारी आंखों के अंदर जा करके और इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। फिर बात आती है तो सन क्यों नहीं ट्विंकल करता, प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं करता? तो प्लैनेट और सन आप जानते हैं कि इन कंपेयर ऑफ स्टार काफी पास है, पास होने के कारण उनका जो सोर्स, पॉइंट ऑफ सोर्स है वो काफी बड़ा है। काफी बड़ा सोर्स होने के कारण अभी पता है ना कि अगर मान लें कि जैसे ये स्टार था तो स्टार से अगर पॉइंट ऑफ सोर्स ये है, ये आंख है, तो एक लेयर निकलना है इसे। अब ये थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे होगा, थोड़ा सा, ये नहीं कि ज्यादा होता है, थोड़ा सा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। अब इसके कंपेयर में सन जो है, देखिए इसका पॉइंट ऑफ सोर्स कितना ज्यादा है। अब इससे जो लाइट निकलेगा इस तरीके से, अब आपका आंख यहां पे, अब अगर थोड़ा बहुत ये लेयर फ्लक्चुएट किया भी, ये एटमॉस्फेयर के गैसेस ऊपर नीचे हुए भी, चेंज भी किए, सब कुछ हुआ, तो ये अपना पाथ मान लिया कि जो भी लाइट आ रहा था, अब हो सकता है कि
थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या हुआ कि ये जो लाइट था ये थोड़ा सा नीचे चला गया, और यहाँ वाला इससे नीचे आया, यहाँ वाला इससे नीचे आया, और यहाँ वाला इससे नीचे आया। आपको पता चल पाएगा कि कुल मिलाकर कुछ तो लाइट हमारे आंखों के अंदर आ ही रहा है ना, तो बीच में, तो फिर भी हमको ये सन दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे एवरेज फ्लक्चुएशन मिला करके 0 हो जाता है। सेम होता है प्लैनेट के साथ, प्लैनेट भी काफी करीब है तो उसका भी पॉइंट ऑफ सोर्स क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता भी है तो चूंकि उसका पॉइंट ऑफ सोर्स ज्यादा है, इसीलिए एवरेज फ्लक्चुएशन जो होता है वो 0 हो जाता है, वो ट्विंकल नहीं करेगा। आप ये सब आई होप कि थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा कि स्टार ट्विंकलिंग क्यों करता है, और उसके पीछे रीजन होता है यही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। तो क्या समझे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस का मतलब कि रिफ्रैक्शंस होता है थ्रू आवर एटमॉस्फेयर। और क्यों होता है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से बना हुआ, सबका डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये याद रखना है, तो आप बहुत सारा चीज आप अपने डेली लाइफ में देखिएगा तो बहुत सारी चीजें है। जैसे अगर आप एक बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, कभी कभी पतंग, आसमान में पतंग होता है, आपके दोस्त को दिखाई देता है लेकिन आपको दिखाई नहीं, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो फिर वो दिखाई देगा। और जब देख लीजिएगा एक बार तो फिर अपनी आंखों को बस उसी लाइन में रखे रहना है ना। हाँ, तो जब तक आपका आंख उस लाइन में रहेगा तब तक वो दिखाई देगा। उस लाइन से थोड़ा सा अगर आपका आंख हटा तो फिर आपको देखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ये सब बेसिक रीजन है जिसको आप थोड़ा सा बैठ करके, आप स्टार को मत सोचिए, थोड़ा सा आप अपने सुई के मतलब सुई में लगाते हुए धागे को देख के सोचिए। उसी तरह से कोई मान ले कि जैसे कि चावल है, चावल में छोटा छोटा कंकड़ होता है, उसको देखिए, वो भी कभी कभी लगता है कि चमक रहा है, दिखाई दे रहा है, फिर दिखाई नहीं दे रहा। फिर आपके फ्लोर पे गिरा हुआ कुछ छोटा सा पार्टिकल को देखिए, इन सभी चीजों को देखिएगा। उसी तरह से आप अपने रूम में एक बड़े पार्टिकल को देखिए और फिर दोनों में कंपेयर कीजिए कि दोनों में क्या फर्क है। तो दोनों में फर्क सिर्फ वही होता है पॉइंट ऑफ सोर्स का। जिसका पॉइंट ऑफ सोर्स मतलब सोर्स ऑफ लाइट जहां से आ रहा बड़ा होगा तो आपको क्लियरली कंटिन्यूअसली दिखाई देगा, जो छोटा होगा दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा। और यही सब चीज लागू होता है हमारे यूनिवर्सल जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे स्टार हो, सन हो, प्लैनेट हो या कोई और ऑब्जेक्ट हो। तो समझ में आ गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस एंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्लियर है? चलिए प्रारंभ कीजिए।